नेपाल। वहां एक जबरदस्त राजनीतिक बदलाव आया है और ये कहानी सच कहूं तो किसी फिल्म की स्क्रिप्ट से कम नहीं है। चलिए आज इसी बारे में बात करते हैं। तो तारीख याद रखिए, 27 मार्च 2026, काठमांडू का शीतल निवास। वहां एक ऐसा पल रचा जा रहा था जो इतिहास में दर्ज होने वाला था। लाखों लोगों का एक सपना, वो सच हो रहा था। और ये कोई छोटा मोटा सपना नहीं था, ये वो सपना था जिसके लिए बस 1 साल पहले ही पूरा का पूरा नेपाल सड़कों पर उतर आया था। एक ऐसा सपना जो देश की तकदीर को हमेशा हमेशा के लिए बदलने की ताकत रखता था। तो फिर इस कहानी का हीरो कौन है? वो हैं बालेन शाह। काले चश्मे, टोपी, जैकेट, एक बिल्कुल अलग अंदाज में उन्होंने नेपाल के नए प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ ली। देखिए, दशकों में ऐसा पहली बार हुआ कि जो मौजूदा पॉलिटिकल सिस्टम है उससे बाहर का कोई व्यक्ति नेपाल की कमान संभाल रहा था। और बालेन शाह कोई आम नेता तो बिल्कुल नहीं है। सोचिए, पेशे से एक रैपर, पढ़ाई से एक स्ट्रक्चरल इंजीनियर और काठमांडू के मेयर भी रह चुके हैं, और अब महज 35 साल की उम्र में वो नेपाल के सबसे युवा प्रधानमंत्री बन गए हैं। लेकिन सवाल ये है कि ये सब हुआ कैसे? एक रैपर प्रधानमंत्री कैसे बन गया? इसकी जड़ें सड़कों पर हुई एक क्रांति में हैं। तो कहानी शुरू होती है सितंबर 2025 से। सरकार ने अचानक सोशल मीडिया पर बैन लगा दिया। बस फिर क्या था, जेन ज़ी यानी युवा पीढ़ी सड़कों पर उतर आई। और ये गुस्सा सिर्फ एक बैन के खिलाफ नहीं था, नहीं, ये गुस्सा था भ्रष्टाचार के खिलाफ, भाई भतीजावाद के खिलाफ, पूरे सड़े हुए सिस्टम के खिलाफ। उस वक्त के प्रधानमंत्री केपी ओली ने इसे ताकत से कुचलने की कोशिश की। दुख की बात है कि 18 प्रदर्शनकारियों की जान भी चली गई। लेकिन इसका असर बिल्कुल उल्टा हुआ। गुस्सा और भड़क गया, यहां तक कि सेना ने भी अपने ही लोगों पर गोली चलाने से साफ इनकार कर दिया। आखिर में ओली को इस्तीफा देना ही पड़ा। और सबसे दिलचस्प बात पता है क्या है? बालेन शाह इन प्रदर्शनों को लीड नहीं कर रहे थे, वो कोई नेता नहीं थे, लेकिन उनकी आवाज, वो इस आंदोलन की जान बन गई। उनका एक गाना था, नेपाल हासीको, जिसका मतलब है नेपाल मुस्कुराया। वो गाना इस पूरे आंदोलन का, आप कह सकते हैं, एक अनऑफिशियल एंथम बन गया। अच्छा, तो सरकार गिर गई, प्रदर्शन खत्म हुए और फिर हुए चुनाव, और जब नतीजे आए तो सब हैरान रह गए। बालेन शाह की जो पार्टी थी, राष्ट्रीय स्वतंत्रता पार्टी यानी आरएसपी, उसने 275 सीटों वाली संसद में से अकेले 182 सीटें जीत लीं। ये कोई मामूली बात नहीं थी। 1959 के बाद से नेपाल के इतिहास में किसी एक पार्टी को इतना बड़ा मैंडेट नहीं मिला था। और इस जीत के साथ एक और बहुत बड़ा बदलाव आया। नेपाल की जो नई संसद बनी उसमें 30% से ज्यादा सदस्य 30 साल से भी कम उम्र के हैं। ये सचमुच में युवाओं की एक नई लहर थी जो संसद तक पहुंच गई थी। बालेन शाह की कैबिनेट तो अपने आप में एक कहानी है। इसे पूरे दक्षिण एशिया की सबसे युवा कैबिनेट कहा जा रहा है। जरा सोचिए, 10 मंत्री 40 साल से कम उम्र के हैं, 5 महिला मंत्री हैं, फाइनेंस मिनिस्टर वो हैं जो ऑस्ट्रेलिया से पढ़कर आए हैं, एक अर्थशास्त्री, और होम मिनिस्टर वो एक पूर्व डीजे हैं जो खुद 2025 के प्रोटेस्ट में शामिल थे। कमाल है ना? तो इस नई जोशीली टीम के साथ सरकार ने सत्ता में आते ही एक के बाद एक तेजी से सुधार करने शुरू कर दिए। सबसे पहला निशाना था वीआईपी कल्चर। उन्होंने कहा, अब बहुत हुआ। वीआईपी काफिलों के लिए सड़कों को ब्लॉक करने पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी गई। मतलब कोई सायरन नहीं बजेगा, किसी के लिए कोई स्पेशल रास्ता नहीं होगा, सब बराबर हैं। इतना ही नहीं, सरकारी दफ्तरों से सभी राजनेताओं की तस्वीरें हटाने का भी आदेश दे दिया गया। इसके बाद एक ऐसा नियम आया जो शायद ही पहले कभी सुना गया हो। नियम ये था कि अब से जितने भी सरकारी अधिकारी और कर्मचारी हैं, उनके बच्चों को सरकारी स्कूलों में ही पढ़ना होगा। लॉजिक बिल्कुल सीधा है। जब तक वो लोग खुद सरकारी स्कूलों को सुधारेंगे नहीं, तब तक उनके बच्चे भी तो वहीं पढ़ेंगे ना। लेकिन सुनिए, सरकार का सबसे बड़ा और सबसे हिम्मत वाला कदम तो अभी आना बाकी था। अगली तारीख 28 मार्च 2026, बालेन शाह के शपथ लेने के ठीक एक दिन बाद सुबह के 5 बज रहे थे और काठमांडू की सड़कों पर पुलिस की गाड़ियां एक खास मिशन पर निकल पड़ी थी। और ये गाड़ियां कहां जा रही थीं? ये जा रही थीं पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के घर। उन्हें उन प्रदर्शनकारियों की मौत के मामले में हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया जाना था। नए होम मिनिस्टर सुदन गुरुंग ने सोशल मीडिया पे बस इतना लिखा, वादा वादा होता है, कोई भी कानून से ऊपर नहीं है। ये सिर्फ एक गिरफ्तारी नहीं थी, ये एक संदेश था।
चलिए, ये सब तो बहुत अच्छा लग रहा है सुनने में, लेकिन देखिए, बड़े सुधार करना एक बात है और देश की जो गहरी आर्थिक समस्याएं हैं उनसे निपटना, वो एक बिल्कुल अलग चुनौती है। नेपाल की सबसे बड़ी और सबसे दर्दनाक चुनौती है ब्रेन ड्रेन। ये नंबर देखिए, ये एक दिन का आंकड़ा है। हर रोज 10,700 से ज्यादा नेपाली काम की तलाश में अपना देश छोड़ने पर मजबूर हो जाते हैं। अब इस ब्रेन ड्रेन को रोकना है तो नौकरियां बनानी होंगी और नौकरियों के लिए चाहिए तेज इकोनॉमिक ग्रोथ। सरकार का लक्ष्य है कि अगले 5 सालों में 7% की औसत जीडीपी ग्रोथ हासिल की जाए और यह बहुत बड़ा लक्ष्य है क्योंकि अब तक का औसत सिर्फ 4% रहा है। तो सवाल है, ये होगा कैसे? इसके लिए बालन शाह की सरकार ने 3 पॉइंट का एक प्लान बनाया है। पहला, नेपाल को एक बड़ा आईटी हब बनाना। दूसरा, अपने हाइड्रो पावर यानी पानी से बिजली बनाने की क्षमता को बढ़ाना। और तीसरा, विदेशों में जो टैलेंटेड नेपाली बसे हैं उन्हें वापस देश में आकर निवेश करने के लिए प्रोत्साहित करना। तो अब थोड़ा पीछे हटकर देखते हैं जो कुछ भी नेपाल में हो रहा है, क्या वो दुनिया के बाकी देशों के लिए एक मॉडल, एक ब्लूप्रिंट बन सकता है? नेपाल की ये कहानी हमें बहुत कुछ सिखाती है। पहली बात ये दिखाती है कि युवा पीढ़ी जब चाहे बड़े से बड़ा राजनीतिक बदलाव ला सकती है। दूसरी बात ये कि पुराने नेताओं को उनके कामों के लिए जवाबदेह ठहराया जा सकता है। तीसरी बात, डिजिटल टूल्स का इस्तेमाल करके सरकार में पारदर्शिता लाई जा सकती है। और सबसे अहम ये कि शासन को किसी नेता की पूजा से हटाकर असल काम पर, डिलीवरी पर फोकस किया जा सकता है। तो आखिर में सवाल यही बचता है, क्या एक रैपर और एक इंजीनियर मिलकर सच में एक देश को फिर से बना सकते हैं? क्या नेपाल की ये जेनजी क्रांति डेमोक्रेसी के लिए एक नया मॉडल है, या फिर ये सिर्फ एक छोटी सी उम्मीद की किरण है जो पुरानी व्यवस्था के अंधेरे में कहीं खो जाएगी? इसका जवाब जो भी हो, वो शायद दुनिया भर के युवाओं के लिए एक मिसाल जरूर बनेगा।